डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है साइंस का लेके आए हुए हैं। उसी में आज हम चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमने इस चैप्टर का कुछ बेसिक्स है, किस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर या फिर हम बोल सकते हैं उसके सराउंडिंग में किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बार मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ये कुछ बेसिक्स हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है वो बनता है सर्कुलर लूप के अराउंड। और जब काफ़ी सारे सर्कुलर लूप इकट्ठे हो जाते हैं तो सोलेनोइड बनता है। सोलेनोइड के सराउंडिंग में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो समझेंगे, जैसे इससे पहले हमने जो राइट हैंड थंब रूल समझा था। और साथ में हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो भी अब करने जा रहे हैं, और ये पार्ट लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनता है करंट कैरिंग थ्रू ए सर्कुलर लूप। जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर के सराउंडिंग में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है तो वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यदि हमारे पास जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट ना हो के वो कैसा हो, सर्कुलर लूप में हो, तो इस तरीके से उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बनेगी, वो हमने समझना है। तो सिंपली यहाँ पे हमने करंट का ही रूल है वो समझना है, राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा यहाँ भी। यदि हम बात करें, यदि एक सिरा है जो हमारा कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, एक है नेगेटिव से, तो करंट है वो किस तरीके से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है वो फ्लो करता है। तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन यहाँ पे हमारी ये है और इस तरीके से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होएगा, जैसे हमने बोला था राइट हैंड थंब रूल में जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो किस तरीके से है, जैसे ये डायरेक्शन किसकी है, थंब किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे करंट की, और जो फिंगर रैपिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो शो करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन रहेगी। और यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे थंब डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, करंट की, तो फिंगर्स की रैपिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे अपोजिट में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो बनी हुई है। तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि आपको इमेजिनेशन और ज़्यादातर चीज़ें हैं ना वो रियलाइज करके चलनी पड़ेंगी, कि क्योंकि सारी चीज़ें आप एज इट इज़ देख नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा किस तरीके से, एक इमेजिनेशन माइंड में होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है वो किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन है वो शो होगी। अब जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें, हर एक पॉइंट के ऊपर इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो सर्कुलर बनती हैं। और सर्कुलर बनने के साथ में आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक सिरा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से हमारा करंट है ना वो फ्लो किया हुआ है इसमें। तो ऊपर वाली डायरेक्शन यदि हम बात करें, ऐसे गया हुआ है करंट और यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है सर्कुलर लाइंस बनेगी। और ये सर्कुलर लाइंस क्या है, लूप में हर एक पॉइंट पे बनेगी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, सेंटर की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, कहाँ पे, बिल्कुल जो सेंटर ऑफ द लूप है ना वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि यदि हम किसी भी साइड में देखें, इसके अलावा किनारों पे देखें, तो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ को सेंटर मान के, एक पॉइंट को सेंटर मान के काफ़ी सारे सर्कल हैं वो खिंचे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको पता है कि अपोजिट हमने बात की थी यहाँ पे, अपोजिट एंड पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो अपोजिट रहेगी। और ये हम देख सकते हैं इस साइड से, यदि हम बात करें राइट हैंड साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लूप के अंदर एंटर कर रही हैं, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से जो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो इस तरीके से यदि हमको पता लग जाए, जैसे बार मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होती है, यहाँ भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ बात करें, साउथ से नॉर्थ पोल है, या फिर हम बात करें यदि इनसाइड हमारी मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इस तरीके से है, तो हमको पता है
बार मैग्नेट में इनसाइड में कैसी थी, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट थी, और बाहर की तरफ यदि हम बात करें, जैसे ये बाहर की तरफ ये सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट है वो शो होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ना वो एक फिक्स पैटर्न को ही फॉलो करेंगी। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो हाईलाइटेड लाइन ही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड ऑन इनर्सली द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो ये जाहिर सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना कंडक्टर के आसपास ही होता है, और जितना हम दूर जाएंगे, जैसे जितने पास पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास बनेगी, और जितना दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होएगा, यहाँ पे कमजोर होगा। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, कहना क्या चाह रहा है इसमें, मैग्नेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। जितनी दूर डिस्टेंस जाएगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होएगा, कहने का मतलब इसका यही है। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर। यही बात है, जैसे जैसे हम दूर की तरफ जाएंगे तो ये जो सर्कल्स हैं वो बड़े से बड़े होते रहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं जितना दूर जा रहे हैं तो सर्कल बड़े हैं वो होते जा रहे हैं। इसके अलावा द करंट ऑफ ए सर्कुलर लूप द आर्क्स ऑफ दीज बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज द स्ट्रेट लाइन्स। कहाँ पे, सेंटर में। सेंटर में जो हमारा एक प्रकार से यहाँ पे बात की थी आपको, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की शेप ले लेते हैं क्योंकि दोनों साइड से इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो लगता है। और हम बोल सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग टू द स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ द लूप। यही बातें जो मैंने बताई है वही डिस्कशन किया हुआ है कि जितनी भी हमारी यहाँ पे बात की है ना, हर एक पॉइंट पे ऐसे ही सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा, और सेंटर की तरफ यदि हम बात करें वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ही मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दिखाई देंगी। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, इसमें हम इजीली चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो रहेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप, लूप के अंदर डायरेक्शन सेम रहेगी। देख सकते हैं डायरेक्शन इनवर्ड है, और एक तरीके से यहाँ पे लूप है तो सबकी मूवमेंट है ना वो हम बोल सकते हैं साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ गई हुई हैं। इफ देयर इज ए सर्कुलर कोयल हैविंग द टर्न्स द फील्ड रिड्यूस्ड इज n टाइम्स, ये भी याद रखना। अब जैसे ये तो एक सिंगल लूप लिया था हमने, यदि लूप का नंबर हम इंक्रीज कर देते हैं 1 2 3 4 n तक कर देते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लूप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दस बिकॉज करंट इन ईच सर्कुलर लूप हैज सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स हैंड जस्ट ऐड अप, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी आपका ऐड होता रहेगा। हर एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे 10 लूप बनाए हुए हैं तो 10 का ऐड होकर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो एक सिंगल लूप का है कि सिंगल लूप में आपको सिंपल यही याद रखना है कि हमारा राइट हैंड थंब रूल लगा के उसके हर एक पॉइंट पे आपको यदि पूछा जाए ना, डायग्राम में आपको कोई भी ऐसा लूप दिया जाएगा और यहाँ पे ए दे दिया पॉइंट, यहाँ पे बी दे दिया, और डायरेक्ट आपसे क्या बोल दिया ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो सिंपली आपको बोला जाएगा कि भाई ए पॉइंट पे ना वो आप मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन से वो बना के दिखाओ। तो यहाँ से आपको पता है करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो आपको सिंपली रूल है वो लगा के दिखाना है। जैसे ये थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा, और हम बोल सकते हैं इस तरीके से डायरेक्शन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की रहेगी। इसमें क्या रहेगा, करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से होगी तो हमारी फिंगर्स किस तरीके से रैप हो रही हैं, तो वो इस तरीके से रैपिंग है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे कि अभी आपको आइडिया दिया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाएंगे कहने का मतलब, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो शो होंगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है, जस्ट जैसा कि हमने समझा है, यदि हम एक बैटरी के साथ एक सर्किट के साथ ऐसे ही एक लूप को कनेक्ट कर देते हैं, और इस लूप के अंदर फिर हमने इस लूप को क्या है कार्डबोर्ड के अंदर होल करके 2 सिरों से निकालना है ए और बी पॉइंट, और यहीं पे आपको वही है डायरेक्शन आपसे पूछी हुई है किस तरीके से आप डायरेक्शन है वो पता कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखती नहीं है, इन्हीं को विजिबल दिखाने के लिए आपको क्या बोला हुआ है कि हम यहाँ पे स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे विजिबल नहीं है, वो एक इमेजिनरी फील्ड लाइन्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं कि सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, लेकिन उसको देखना है तो हम क्या कोई ना कोई एक ऐसा
सब्सटेंस यूज करेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई एक्टिविटी शो करता है। तो आयरन फिलिंग्स जब हम डाल देते हैं कार्डबोर्ड के सराउंडिंग में इस तरीके से, तो वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को सर्कुलरली अरेंज कर लेते हैं। सर्कुलरली अरेंजमेंट है वो किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो जस्ट ये एक्टिविटी है जिसमें आयरन फीलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं सर्कुलर फील्ड में। लेकिन आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे देख सकते हो एरो के जो निशान हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हो किस तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जाए भाई ए पे किस टाइप का है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर प्रैक्टिकली बेस्ड पूछे जाएंगे। उसके बाद अब हम समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। और सोलेनोइड का जैसे मैंने अभी आइडिया दिया था आपको, जब एक सिंगल लूप होता है तो उसके सराउंडिंग में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख ली है किस तरीके से होती हैं। और जब हम काफ़ी सारे जो लूप्स हैं इस तरीके से आपस में जोड़ देते हैं, जैसे इसमें जोड़े हुए हैं, तो आपका क्या बन जाता है, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की डेफिनेशन यही है कि जब हम काफ़ी सारे लूप्स को किसी भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपस में उसको अरेंज कर देते हैं तो उसको सोलेनोइड बोलते हैं। और सोलेनोइड में आपसे जो क्वेश्चन है वो मेनली क्या पूछा जाता है कि आपको जैसे चार्जेज वगैरह वो दे देंगे, बैटरी के टर्मिनल किस तरीके से जोड़ा हुआ है सोलेनोइड को, और उसके बाद आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है, या फिर ये पूछा जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा मिलेगा उसका। तो वैसे एक सिंपल सी ट्रिक तो ये है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना उसकी साइड में आपका नॉर्थ पोल बनता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपोजिट बनेगा, साउथ पोल बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी यदि पॉजिटिव है ना इस साइड में तो ये साउथ पोल है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है। और ये थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें सिंपली आपने क्या समझना है, जैसे हमने लूप का देखा था, अब इसमें लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है ना वो इस तरीके से है। तो करंट की डायरेक्शन जिस तरीके से रहेगी तो हमारा जो हम बोल सकते हैं ऐसे एक अरेंजमेंट बनेगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एक प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस टाइप का अरेंजमेंट है वो बना हुआ है। और काफ़ी सारी जो लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन यही रहेगी, हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कौन से वाली डायरेक्शन शो कर रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अपोजिट साइड में जब इस साइड की बात करेंगे तो कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। और यहाँ पे सारी जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हर एक लूप की, वो आपस में ऐड होकर एक बड़े सर्कल बना लेती हैं और उनका एक फिक्स पैटर्न रहता है कि वो इस साइड से तो क्या है बाहर निकल रही हैं और इस साइड से वो एंटर कर रही हैं सोलेनोइड में। और सोलेनोइड के अंदर यदि हम देखेंगे तो वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस ऐसे रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल मिलती हैं, वो इनसाइड द सोलेनोइड होती हैं, इनसाइड द सोलेनोइड। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो क्योंकि इससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन भी आने वाला है। तो अब इसमें आपने याद, हमने जैसे बार मैग्नेट में देखा था कि जिस सिरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को साउथ पोल बोलते हैं। अब यदि आपके ऐसे बनाया हुआ मिल जाए क्वेश्चन, सिंपली ऐसा दे दिया जाए और इसमें बोल दिया जाए आप इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसको निकालो, तो सिंपल आपने क्या करना है, करंट की जो डायरेक्शन है जैसे ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है ना, तो क्या होएगा यहाँ पे हमारी इस तरीके से जो डायरेक्शन है वो मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। और नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में यदि हम बात करें इस साइड से यहाँ पे बनेगी आपकी, तो एक साइड में तो क्लॉकवाइज, एक साइड में हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से ही निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल। और ज़्यादातर चीज़ें मैंने बार बार मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इमेजिन की हैं कि क्लॉकवाइज किस तरीके से आपको माइंड में एक फिगर बना के समझना पड़ेगा कैसे क्लॉकवाइज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि इसमें देखो सिंपली जो करंट की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इस तरीके से आगे करंट है वो बढ़ रहा है। और सिंपली यदि हम बात करें करंट की डायरेक्शन ये है ना, तो हमारा इस सिरे पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बाहर की तरफ निकल रही हैं। और ऐसे ही यदि इस कॉर्नर पे बात करें हम बिल्कुल टिप पे, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऐसे आपकी तरफ यदि इसमें करंट की डायरेक्शन है तो हमारी मूवमेंट है वो फिंगर्स है वो किस तरीके से मूव करेंगी। तो सिंपली इस सिरे से क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकलेगी और यहाँ पे एंटर करेंगी, तो ये हमारा क्या रहेगा, नॉर्थ पोल, ये रहेगा साउथ पोल। तो ये याद रखना अपने, नेगेटिव का नॉर्थ पोल के साथ रहेगा और जो पॉजिटिव सिरा है जिस भी हम बोल सकते हैं सोलेनोइड के एंड से जुड़ा हुआ है वो उसका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है, करंट कैरिंग सोलेनोइड
की तरीके से बिहेव करती हैं, बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, बिहेव करती है। द फील्ड लाइन साइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। हमने बात कि अंदर की तरफ है ना पैरेलल होती हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इन साइड द सोलेनोइड। बताई दी कि मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे साइड द सोलेनोइड। A strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize the piece of material। तो ये हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज किया जाता है ये कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनते हैं ना वो इसी कॉन्सेप्ट में, यदि हम कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर इस सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं ना, मैग्नेटिक हो जाती है और द मैग्नेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है या फिर हम बोल सकते हैं यूजेज हैं सोलेनोइड के। तो सोलेनोइड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर बनता है कि होता क्या है इसके अंदर, जो करंट की जो डायरेक्शन के बेस पे आपको इसके साउथ और नॉर्थ पोल हैं वो निकाल के दिखाने होते हैं। तो कई बार आपको सिंपल सोलेनोइड का डायग्राम देके या फिर जैसे मैंने बताया था लूप में ए और बी पॉइंट देके आपसे डायरेक्शन पूछी जा सकती है, वो डायरेक्शन डिजाइन करके आनी है उसमें। इसके अलावा सोलेनोइड में आपसे नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का अपोजिट कर देते ना, तो ये हमारे साउथ और नॉर्थ पोल भी अपोजिट हो जाते। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कंसिडर ए सर्कुलर लूप वायर लाइंग द प्लेन ऑफ द टेबल। अब आ गया ना इस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। मान लो एक टेबल है हमारे पास और टेबल पे हमने इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है वो रखा हुआ है और इसका एक पॉजिटिव एंड है एक नेगेटिव एंड है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या बोला है इसने, करंट है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को भी अपोजिट करना पड़ेगा क्योंकि करंट है ना पॉजिटिव से नेगेटिव ही बढ़ता है। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। मतलब इस पोर्शन में कैसे रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बाहर कैसे रहेगी। तो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने बात कर ली सिंपली क्या है, जो डायरेक्शन है वो थंब शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से मूवमेंट है और ये मूवमेंट आपकी हर जगह ऐसी ही रहेगी। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं हर जगह इस तरीके से मूवमेंट है। अब इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप क्या है, जो हमारी हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो कहाँ जा रही है, इनसाइड द टेबल बोल सकते हैं, इनसाइड द टेबल, टेबल के अंदर की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड द लूप क्या कर रही हैं हमारी बात करें, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है वो शो कर रही हैं, अपवर्ड या फिर आउटसाइड द टेबल, टेबल से बाहर निकलती हुई दिखेंगी और इनसाइड द वो अंदर की तरफ मूव करती हुई दिखेंगी। तो इस तरीके की जो डायरेक्शन है ना वो बनती है हमारी करंट की डायरेक्शन के बेस पे हम बता सकते हैं। तो यही पूछा है इसने, इनसाइड द लूप क्या है, वो हमारी टेबल के अंदर जाती हुई मिलेंगी इनसाइड द टेबल रहेगी डायरेक्शन, और जबकि आउटसाइड द लूप क्या रहेगी, वो आउटसाइड या आउटवर्ड फ्रॉम द टेबल भी बोल सकते हो, आउटवर्ड फ्रॉम द टेबल, एक फिक्स डायरेक्शन ही रहती हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। डायग्राम आपने सोलेनोइड का बनाना है, वही बात पूछ ली। इसमें यूनिफॉर्म किस जगह पे होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो सोलेनोइड के बीचों बीच रहेगा। इस जगह पे आप पैरेलल लाइन है ना ऐसे बना के दिखा सकते हो इस क्वेश्चन में। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यदि हम इनसाइड की बात कर लिए सोलेनोइड के अंदर कैसा आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा, जीरो तो नहीं होगा, डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनसाइड तो हमने देखा था सेम रहता है वो, क्योंकि पैरेलल लाइंस होती हैं ड्यू टू पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। और इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ती है तो वो कमजोर होता है, कम होता है, और जब डिस्टेंस कम होती है क्लोज जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास में आती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं बढ़ता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि एक एक्टिविटी डिजाइन करो जिसमें आप फोर्स है वो पता कर सकते हो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपका जो हमारे मोटर और जनरेटर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, उनके अंदर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, लेकिन
यहाँ पे फिलहाल हम यूज करेंगे सिंपल एक्टिविटी बेस्ड, और ये एक्टिविटी का डायग्राम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो यहाँ पे ए फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर suggest that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। तो यही बात है ना, हमने देखा है करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किसका काम करता है, और आते हैं तो क्या होएगा इनके बीच में, इनके पोल्स के ऊपर यदि सेम पोल है तो रिपल्सन होएगा। तो जाहिर सी बात है एक फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग सकता है। वो देखना है हमने मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी इसकी, और उसकी मूवमेंट को समझने के लिए ही फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। जब हमारे पास करंट की डायरेक्शन हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, उसके लिए आएगा फ्लेमिंग एंड रूल, और उसी के लिए ये एक्टिविटी दी हुई है। इसी में एक एक्टिविटी दी है आपको, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, हमने इस तरीके से रखना है कि जो एक आयरन रोड है उस सराउंडिंग में हमने क्या करना है, एक प्रकार से सोलेनोइड टाइप का उसको बना लेना है, और जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो ये भी किसका काम करेगा, एक बार मैग्नेट का काम करेगा। और बार मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इसका भी है और इसका भी है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, और जब अपोजिट फील्ड लाइन्स होंगी तो वहाँ पे आपका रिपल्सन है वो देखने को मिलेगा, सेम में रिपल्सन और अपोजिट में अट्रैक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रकार का जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किस किस के बीच में, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के या फिर मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेट के बीच में, उसके बारे में ये एक्टिविटी है। और इसी एक्टिविटी में फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या करना है हमने, लेफ्ट वो इस तरीके से जो फिंगर्स हैं ऐसे अरेंज कर लेना है कि वो सारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर है अंगूठे और इसके बीच में परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, ये 3D के अंदर है ये एक प्रकार का जो अरेंजमेंट। अब इसमें जो थंब की डायरेक्शन है वो मोशन की डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है, बोल सकते हो फोर्स की डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट की डायरेक्शन शो करेगी हमारी जो मिडिल फिंगर होती है। जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक नंबर में आ जाता है कि कौन सी फिंगर कौन डायरेक्शन या किस चीज़ की डायरेक्शन है उसको पॉइंट आउट करती है। तो इस रूल के अनुसार यही है कि जब हमारी फिंगर्स को हम लेफ्ट हैंड की फिंगर को स्ट्रेच कर लेते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो भी आपको बताया जैसे थंब है, यदि वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, या फिर सिंपली इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मिडिल फिंगर है वो हमारी करंट की डायरेक्शन शो करेगा, तो थंब है वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, मोशन की या फिर फोर्स की डायरेक्शन है वो शो करता है। तो डिवाइस यूज द करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, और जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा खेल आपका इमेजिनेशन का है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इमेजिन करके और अपने स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी फिंगर्स को, और तब पता लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर क्या रहेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू इट सोन इन दिस फिगर। हालांकि ये सोल्व करके दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हो आप। जैसे इलेक्ट्रॉन है ना इस तरीके से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। हम बोल सकते हैं करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब इस हैंड को हम इसके हिसाब से लगा के देखेंगे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये शो की जा रही है, और करंट की डायरेक्शन हम बोल सकते हैं ऊपर, ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कहाँ गया हुआ है हमारा, थंब हम मान सकते हैं बोर्ड के अंदर की तरफ गया हुआ है, या फिर पेज की बात कर रहे हो तो इंडिया पेज गया हुआ है। ये स्ट्रेच करके और खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तब आपको इस रूल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएंगी। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, हम जब भी देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन कैन चेंज वाइल, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जाहिर सी बात है वो एक प्रकार की करंट की डायरेक्शन शो करेंगे। प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की डायरेक्शन, वो तो करंट की डायरेक्शन ही शो करेगा, और जबकि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन है वो मानी जाती है। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो इसमें बोला है कि कोई भी प्रोटॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी
इस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो प्रॉपर्टी में जाहिर सी बात फोर्स लगेगा उसके ऊपर। अब फोर्स हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फोर्स क्या है, पॉजिटिव फोर्स भी लग सकता है, नेगेटिव भी लग सकता है, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि डायरेक्शन की बात चल रही है ना, तो स्पीड का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर सकते, स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है और जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास में कोई चेंज होता ही नहीं है, मास तो एक फिक्स क्वांटिटी होती है। और स्पीड क्यों नहीं आया, क्योंकि स्केलर है, लेकिन जो हमारा मोमेंटम है और जो वेलोसिटी है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। उसके अलावा इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। अभी जो एक्टिविटी है ना, मैंने बताया था उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके, और ये एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इसमें पूछा है कि किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, या फोर्स ऑफ रिपल्सन, या फिर फोर्स सिंपल, वो बढ़ेगा या घटेगा कब। 3 कंडीशन दे रखी हैं आपसे, वो हमने समझनी है कि किस किस चीज़ को बढ़ाने से क्या क्या असर पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है करंट इन द रोड ए बी इज इंक्रीज्ड। यदि करंट हम मूव ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जाहिर सी बात है फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ए स्ट्रॉन्गर होर्स टू मैग्नेट, यदि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से फोर्स का क्या है, सारे एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही मानो आप। जो फोर्स लग रहा है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट को बढ़ाओगे तो फोर्स ज़्यादा होएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो तब भी आपका जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा लेंथ ऑफ रोड, यदि रोड की लेंथ को आप बढ़ाते हो उसकी वजह से भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगा तो जाहिर सी बात है फोर्स है वो बढ़ेगा। तो सभी केसेज में क्या होएगा, हम बोल सकते हैं जो फोर्स है, फोर्स का ही पूछा है ना इसने, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना मूव करेगा वो, फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर। फोर्स या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजेज इन ऑल द 3 केसेज, ऑल द 3 केसेज, तीनों केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। अब आगे उसी टाइप का क्वेश्चन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की बात की है तो जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन ही बताएगा आपको। तो इसने बोला है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट डिफ्लेक्ट द नॉर्थ। अब आपको जब भी डायरेक्शन की बात आए तो ये एक प्रकार से डायरेक्शन आपने शो करनी आनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये बोल रहा है कि हमारा टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा था लेकिन वो नॉर्थ की तरफ है मूव करना शुरू कर गया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछी हुई है, वो जा इस तरीके से रहा था, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की तो पूछी है इसने, तो ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है ना ये किसकी है, हमारी बोल सकते हैं फोर्स की है, फोर्स की डायरेक्शन है। तो आपसे पूछा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। अब फोर्स की डायरेक्शन, अब लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे, फोर्स की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या है इसमें हमारी, हम बोल सकते हैं वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये है, और हमारे फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो पेज है या फिर बोर्ड है, बोर्ड से हम बोल सकते हैं अपर साइड में, बाहर की साइड में क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। आपकी तरफ में लग रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये अपवर्ड है, और यदि अपोजिट होता तो डाउनवर्ड, जैसे हमने देखा था इनटू द सीट आया हुआ है। तो यह है इमेजिनेशन का खेल। अपनी स्ट्रेचिंग फिंगर वगैरह स्ट्रेचिंग करके देखो, उनको लगा के देखो, और फिर प्रैक्टिकली आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, फिर आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। फिर रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अपवर्ड आ गया तो चलो रट लिया, क्यों आया अपवर्ड, साउथ वगैरह में क्यों नहीं आया, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन शो करेंगे ये। जब आप स्ट्रेच करके देखोगे तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपका जो थंब है या फिर मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर आएंगे ना, उसी से आपका डायरेक्ट आंसर है वो आ जाता है। तो प्रैक्टिकल आंसर्स आएंगे इन क्वेश्चंस के, कहने का मतलब ये है। और भी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन्स, ये एक प्रकार का हम बोलते हैं बायोफिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। बायोफिजिक्स, जब फिजिक्स के फंडामेंटल्स हैं ना वो बायो में काम आने लग जाएं, जैसे जो हमारी MRI मशीन होती है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
हम हमारे बॉडी ऑर्गन्स की इमेजिंग क्रिएट करते हैं, किसका यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जो हर टाइम है सिग्नल्स ट्रेवल करते रहते हैं, करंट की फॉर्म में ही, चार्जेज की फॉर्म में ही सिग्नल बढ़ते रहते हैं, इम्पल्स जनरेट होते हैं, कहने का मतलब इम्पल्स जनरेशन होता है ना, तो वो क्या है, करंट है, और करंट है तो उनका भी क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब बाहर से भी यदि हम ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं तो वहाँ से क्या होएगा, एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बनता है, और उसी से हम क्या है उसको सेंसिटिविटी या फिर उसी चीज़ को हम डिटेक्ट करके क्या है इमेजिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इवन वीक आयन करंट दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल्स इन अवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वही बात है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और द टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज सिग्निफिकेंट, वो कौन कौन से हैं, हार्ट है और ब्रेन है, ब्रेन की हम ज़्यादातर इमेजिंग करते ही हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स की जो इमेज है ना वो हम किस तरीके से बनाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और जो भी इस तरीके से एक प्रकार की जो मोशन है, एक प्रकार से फोर्स है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे कितना है, किस पार्ट में कितना है, उसी से हम क्या है इमेजिंग तैयार करते हैं। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब चेंज होती जा रही है, जो हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री में रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो ज़्यादातर चेंजेज फॉर्म में है, थोड़ा थोड़ा चेंज होकर मिलती है। एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प इन मेडिसिनल डायग्नोसिस और मैग्नेटिज्म हैज़ दस गॉट इंपॉर्टेंट यूज इन द, तो इसलिए हम मेडिसिन में मैग्नेटिज्म को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और एमआरआई से तो हम ऐसे जो बॉडी ऑर्गन्स उनकी इमेजिंग वगैरह करते हैं, जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, जिसमें साउंड वेव्स यूज की जाती है, 9th में आपने पढ़ा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज किया जाता है इमेजिंग क्रिएट करने में, तो वो कॉन्सेप्ट होता है आपका एमआरआई। तो बायोफिजिक्स से रिलेटेड आप बोल सकते हो। अब है हमारा डोमेस्टिक एप्लायंसेज जो होती हैं, उनमें हम किस तरीके से यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आपको दो चार बातें ही याद रखनी है। सिंपली हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं या फिर डिवाइसेस होती हैं या फिर सर्किट होता है ना जो घरों में, तो उसमें 3 वायर्स होती हैं, ज़्यादातर तो हम 2 ही यूज करते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए 3rd वायर भी होती है। एक का ग्रीन इंसुलेशन होता है जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, एक रेड इंसुलेशन की होती है कवरिंग, जिसके ऊपर रेड कवरिंग हो, उसको लाइव वायर बोलते हैं। और ब्लैक वायर कौन सी होती है, जो कि न्यूट्रल वायर है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक में से करंट आता है और दूसरी में से करंट है वो जाना भी चाहिए। और जो अर्थ वायर है ये क्या करती है, अर्थ वायर, ये जितने भी हमारे कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती हैं जिनकी मेटलिक बॉडी होती है, तो थोड़ा बहुत यदि करंट उनकी मेटलिक बॉडी में आ जाता है, मेटल जो उसके मतलब बाहर की स्ट्रक्चर में टच करते ही करंट का एहसास होता है ना, तो उसको क्या करता है ये अर्थ वायर, इसकी जो एक हम बोल सकते हैं एक एंड इसका काफ़ी डीप अर्थ के अंदर है, वो हमने गाड़ा हुआ होता है, और वहाँ से क्या होता है फिर जितना भी करंट है ना अर्थ के अंदर चला जाता है। तो ये 3 टाइप की आपको याद रखनी है वायरिंग कैसे होती है। और हमारी इंडिया के अंदर हम बोल सकते हैं 220 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है, एसी करंट, अल्टरनेट करंट है, वो सप्लाई होता है। काफ़ी सारी कंट्री है जहाँ पे डायरेक्ट करंट है वो भी सप्लाई किया जाता है। डायरेक्ट करंट जैसे कि हमारे जो हम बोल सकते हैं बैटरी वगैरह हैं, सेल्स वगैरह हैं, घर में जो इन्वर्टर वगैरह है ना, इन्वर्टर की जो बैटरी है उनके अंदर भी डीसी करंट ही स्टोर होता है। इसके अलावा जो इन्वर्टर होता है ना वो क्या करता है, जब चार्ज करना होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देता है, और बैटरी जब लाइट चली जाती है तो जो डीसी करंट है उसको एसी करंट में बदल के हमारे सर्किट्स में देता है। तो इस तरीके से जो आपका हम बोल सकते हैं इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट काम करता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं डिजाइन किए हुए हैं, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी तो आने लगी हैं जो कि डीसी पे भी चलती हैं, और लेकिन हमारे जो सप्लाई होती है करंट की वो एसी करंट में ही होती है, अल्टरनेट करंट की फॉर्म में आता है, जिसको आप 12th क्लास में ज़्यादा पढ़ते हो। 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, घरों में 2 सेपरेट सर्किट यूज किए जाते हैं, 2 लाइन यूज की जाती हैं, जिसमें एक तो 15 एम्पियर का होता है, ज़्यादा करंट जिसको ज़रूरत होती है, मान लो जैसे प्रेस वगैरह होते हैं, हीटर वगैरह हैं, वो ज़्यादा करंट डिमांड करते हैं सर्किट से, तो उनको नॉर्मल सर्किट में लगाओगे तो वहाँ पे करंट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोडिंग की वजह से आप बोल सकते हो ओवरलोडिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। इसकी वजह से अदर इलेक्ट्रिक सर्किट है ना वो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एक तो स्पेशल सर्किट या एक लाइन तो स्पेशल 15 एम्पियर की रखी जाती है, और एक रखी जाती है 5 एम्पियर की। 5 एम्पियर में हम नॉर्मल बल्ब वगैरह है, फैन वगैरह वो चलाते हैं, हैं वो यूज किए जाते हैं। हाई
जो लोडिंग वाला जो सर्किट होता है उसके लिए। द अर्थ वायर बताया है ये क्या होती है, कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। तो इसको गड्ढे मतलब हम बहुत ज़्यादा गहराई में गाड़ के रखते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो अर्थ में चला जाए। और अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा स्टोर है चार्ज का, तो वो सारा का सारा चार्ज अपने अंदर ले लेती है। द मेटलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। जो बताया है मेटलिक बॉडी, जैसे कोई कूलर वगैरह होते हैं, अभी तो जैसे प्लास्टिक के आने लग गए हैं, लेकिन स्टील वगैरह के या फिर लोहे के कूलर होते हैं ना, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या है, एक वायर है उसकी सिंपल बॉडी से। फ्रीज वाले भी हमने देखा, वॉशिंग मशीन में भी 3-3 प्लग होते हैं, वो तो जो हम बोल सकते हैं वो उनमें एक जो अपर वाला प्लग होता है ना, वो किसका होता है, सिंपली बात करें अर्थ का होता है। तो इनमें क्या है, प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। तो अर्थ के अंदर है ना करंट इजीली चला जाता है, लेकिन वो थोड़ा डीप होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल ऊपर ऊपर से हम अर्थ की वायर को लगा के छोड़ देंगे ना, तो वो आपका ये मान सकते हो करंट है वो अर्थ में नहीं जाएगा। द एंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ द करंट टू द मेटेलिक बॉडी। ये अर्थ वायर का इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आएगा कि क्यों अर्थ वायर की जरूरत पड़ती है हमको इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। की करंट है उसको अर्थ के अंदर है वो भेज देता है और हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। कई बार बॉडी को हाथ लगाते ही वॉशिंग मशीन वगैरह करंट मारती है ना, तो वो करंट नहीं लगेगा। फिर एक इंपॉर्टेंस दी हुई है इलेक्ट्रिक फ्यूज की, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे काम करता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट मतलब जितना जैसे सर्किट गर्म होता है ना, तो ये फ्यूज की वायर है ऐसे एक एलओए की बनी हुई होती है, थोड़ा सा गर्म होते ही वो ब्रेक हो जाती है, जिससे कि हमारे अदर अप्लायंसेज वगैरह हैं या फिर डिवाइसेज हैं वो बच जाती हैं। तो क्या करती है, प्रिवेंट्स द डैमेज टू द अप्लायंसेज एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग हो जाता है उस केस में बचाती हैं। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कई बार जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ना एकदम टच में आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट बन जाता है। वैसे तो सर्किट के कोई ना कोई डिवाइस यूज करनी होती है, लेकिन कई बार हम डायरेक्ट दोनों वायर्स को मिला देते हैं ना, तो उससे भी ओवरलोडिंग, करंट बहुत फास्ट मूव करता है। ज़्यादा फास्ट मूव करने की वजह से वहाँ पे हम मान सकते हैं ओवरलोडिंग है वो आ जाती है। इन सच सिचुएशन द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली, बहुत तेजी से बढ़ जाता है और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। एक एक नंबर की डेफिनेशन है, हाईलाइट की हुई है आपके, काफ़ी काम की है ये। इसके अलावा जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है वो होता है किसमें, फ्यूज में, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट है ब्रेक हो जाता है। फ्यूज उड़ जाता है ना, जैसे फ्यूज मतलब बीच में से एक वायर है ना वो टूट जाती है और अपना जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना वो इनकम्प्लीट हो जाता है, ओपन हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई ऑफ द वोल्टेज। एकदम से कई बार वोल्टेज बढ़ जाती है ना किसी रीजन की वजह से, जैसे कई बार लाइट वगैरह वो तेज आ जाती है। हालांकि अब तो ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, पहले क्या होता था नॉर्मली एकदम से वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज को कंट्रोल करके ही अपने घरों में भेजा जाता है। जो पावर हाउस होते हैं उनका काम क्या है, वहाँ पे बहुत तेज वोल्टेज आती है और उस वोल्टेज को कंट्रोल करके भेजा जाता है आगे हमारे घरों में, 220 तक उसको रिड्यूस किया जाता है। वरना जो खेतों वाली लाइनें आपने देखी हैं बड़े बड़े टावरों पे जो लाइनें गई हुई हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है और उस वोल्टेज को कंट्रोल करना ही पावर हाउस का काम होता है। तो कई बार वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने की वजह से एकदम से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे हो सकते हैं अप्लायंसेस वगैरह हैं या फिर वो डैमेज हो सकें। उसी से बचाने के लिए सिंपली हम फ्यूज है उसको यूज करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारे किसकी, अलग अलग टाइप की वायर्स कैसे होती हैं, ओवरलोडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, इनसे रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें आया हुआ है नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एप्लायंसेस। एक तो फ्यूज ही हमने पढ़ा है, फ्यूज यूज करके हम, और एक अर्थ वायर है, अर्थ वायर से भी हम काफ़ी कुछ बचाव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। तो दो सेफ्टी मेजर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसके अलावा एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलो वाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पावर दी हुई है इसमें 2 किलो वाट या फिर 2000 वाट और वी दिया हुआ है इसमें 220 वोल्ट। और इसमें आपसे बोला हुआ है कि किसके साथ हमने जोड़ रखा है 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू नहीं दे रखी, इसने बोला है 5 एम्पियर वाला, जो हमने दो टाइप के सर्किट पढ़े थे ना, एक 15 एम्पियर और एक 5 एम्पियर, उसके साथ हमने जोड़ रखे है 5 एम्पियर के साथ। तो क्या कंडीशन आएगी, व्हाट रिजल्ट वुड यू एक्सपेक्ट। तो इसमें आप करंट की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो P इक्वल टू वी आई होता है फॉर्मूला पावर का, वोल्टेज इंटू करंट। आई की वैल्यू क्या होगी, P बाई वी। तो वी P की तरह 2000 और 2
तो इसको हम सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा 11 10 और लगभग जो वैल्यू आएगी हमारी सोल्व करके देखेंगे इसको 10 क्या यहाँ पे 100 है ना, तो 100 और 11 तो आपकी वैल्यू रहेगी 9, उसके बाद फिर 09, कुछ इतनी वैल्यू आएगी करंट की 9.09। और जो हमारा सर्किट है उसकी कैपेसिटी कितनी है 5 एम्पियर है, ये कितना आ गया 9 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है ओवरलोडिंग यहाँ पे होगी और शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोडिंग की वजह से जो फ्यूज वगैरह है वो ब्रेक हो सकता है। यदि फ्यूज नहीं लगवा रखे हमने सर्किट्स में तो हमारे अदर एप्लियंसेज या फिर कंप्लीट सर्किट है उसको ये ब्रेकेज कर सकता है। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 2 सेपरेट सर्किट यूज करने चाहिए, आया था ना। इसके अलावा फ्यूज वगैरह है वो यूज करना चाहिए। तो 2 सेपरेट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट मेनली आप यहाँ पे दे सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन इसने यही पूछा हुआ है, ओवरलोडिंग उसी से बचाया जा सकता है। उसके बाद हमारे बच जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, इनको और कवर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर। मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है। यदि वही बात है क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, तो कैसे बनता है वो परपेंडिकुलर तो नहीं बनता। ये तो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अलग टाइप से पढ़ा था, वो अलग कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर ऐसे भी नहीं बनता, भाई पैरेलल बनेगा। रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर ऐसे भी नहीं बनता कि इस तरीके से वायर से ही ओरिजिनेट होएगा। कैसे बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सर्कुलर फॉर्म में बनता है ना, राइट हैंड थंब रूल में हमने देखा था। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम द करंट इन द सर्किट क्या होता है, अभी हमने देखा था करंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से हम बोल सकते हैं हमारा जो फ्यूज वगैरह है वो मेल्ट होके ब्रेक हो सकता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है सिंपली द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो करंट लॉन्ग सर्कुलर कोयल हमने देखा जो लूप होता है उसमें बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइंस में होती हैं। बल्कि इसके अलावा और अदर पार्ट में देखें तो सर्कुलर बनेंगी। ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, ग्रीन इंसुलेशन वाली जो वायर होती है ना वो कौन सी होती है, लाइव वायर होती है। ऐसा तो नहीं होता, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ग्रीन वाली तो कौन सी होती है, अर्थ वायर होती है, जबकि लाइव वायर क्या होती है, रेड इंसुलेशन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। 2 मेथड बताओ मैग्नेटिक फील्ड या 2 सोर्स बताओ मैग्नेटिक फील्ड के, वो पूछा हुआ आपसे। तो मैग्नेटिक फील्ड हम बार मैग्नेट से भी बना सकते हैं, बार हमारे पास क्या हो सकता है, सोलेनोइड भी यूज किया जा सकता है, सोलेनोइड से भी बनाया जा सकता है। सोलेनोइड भी एक बार मैग्नेट का ही है ना, लेकिन है तो अलग अलग सोर्सेज दोनों। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि हमने बिल्कुल शुरुआत से ही समझा था राइट हैंड थंब रूल से। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है 3 तरीकों से। व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो कब लार्जेस्ट होएगा। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्वेश्चन है ये, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और वहां पे क्या समझा था कि सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तभी फोर्स है वो मैक्सिमम लगता है। तो आप बोल सकते हो कि व्हेन करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, सिंपली इसमें क्या लिख सकते हो, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बोला है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर है तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा मिलेगा। या फिर बोला है व्हेन फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द, फोर्स की बात बोले ना, फोर्स कब ज्यादा होएगा, तो इसमें सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसमें तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का बताया ना, कोई भी किसी का भी पूछे ना 2 चीजें दी मिलेगी आपकी। अब जैसे इसने फोर्स शुरुआत में बोल दिया ये फोर्स ही लार्जेस्ट, तो सिंपली फोर्स कब लार्जेस्ट, फोर्स इज लार्जेस्ट व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड
इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन यहीं से है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आप लिख सकते हो और फिर ये लाइन है लिख के आपका आंसर है वो बन जाएगा। इसके बाद इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद, ये फिर आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड और अजम्पशन बेस्ड या फिर आप बोल सकते हो इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है, यू आर बैक टू द वन वॉल, एक जैसे मैं अब यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरी बैक है जो पीठ है वो एक वाल की तरफ है और यहाँ से बैक वाली साइड से आपको बोला हुआ है जो बीम ऑफ लाइट है ना वो आपकी तरफ आ रही है। हम बोल सकते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला हुआ है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम बोल सकते हैं करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। यदि वो बैक वाली साइड से फ्रंट वाली साइड में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। तो हम मान सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी तरफ से मेरी तरफ यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा इसने बोला है इज डिफ्लेक्टेड, जो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो चुकी है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है राइट हैंड साइड में। तो जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझा था तो ये करंट की डायरेक्शन शो कर रही है फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की और ये मोशन की। अब इसने मोशन की डायरेक्शन दे दी और करंट की डायरेक्शन दे दी। अब मोशन की डायरेक्शन दी है इसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन, या फिर बोल सकते हैं राइट हैंड साइड में तो मोशन बोला हुआ है और जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही है। तो इस तरीके से जो ये फिंगर है ना ये मेरी तरफ है, ये करंट की डायरेक्शन है। और जो आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगी। तो सिंपल आपसे पूछा है किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें भी आपने ऐसे लिखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यदि ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो, ये फिंगर्स को स्ट्रेच करके देखना है। उसके बाद जैसे करंट की डायरेक्शन की बात यही, तो करंट की डायरेक्शन जो मिडिल फिंगर है मेरी तरफ रख ली मैंने, राइट हैंड साइड में मैंने क्या रख लिया, थंब, मोशन की डायरेक्शन, और उसके बाद जो फिंगर बच गया मैग्नेटिक फील्ड की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ये सारा अजम्पशन या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस्ड पे ही क्वेश्चन आपके आएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड। कौन सा अलग अलग कंडीशन दे देगा आपको और वहाँ पे आप कंडीशन रट नहीं सकते हो, वहाँ पे इन स्ट्रेचिंग से थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे ही आप इन टाइप के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। उसके बाद स्टेट द रूल टू डेटरमाइन, अब रूल पूछे आपसे, रूल कौन कौन से हमने पढ़े हैं सिंपली, एक तो पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, एक पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो ये तो हमने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल लगेगा इसमें। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा आपका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद पूछा है द करंट इंड्यूस्ड इन ए कोयल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेशन होती है तो उसमें जो करंट इंड्यूस होता है, इंडक्शन ऑफ करंट हम पढ़ते हैं सिंपली जनरेटर के अंदर, हालांकि जनरेटर और मोटर के कॉन्सेप्ट हटे हुए हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो है अपने सिलेबस में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से रिलेटेड है, राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल है वो लगेगा, हालांकि डिलेटेड से ही पोर्शन आया हुआ है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हो। इस चैप्टर में वैसे 3 रूल आते हैं, 2 तो हम पढ़ ही लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी रहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किससे रिलेटेड रहेगा, सिंपली आपका जनरेटर से रिलेटेड, ये किससे था, मोटर से रिलेटेड, और ये क्या था, सिंपली करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में बनते हैं। उसके बाद व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट अकर, कब होता है शॉर्ट सर्किट, लाइव वायर पढ़ा था ना, लाइव वायर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है तो उसकी वजह से जो करंट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, ये पढ़ा था हमने, अर्थ वायर कौन सी होती है, ग्रीन इंसुलेशन होती है, और इसके फंक्शन क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा करंट है, लीकी करंट है, उसको ये भेज देती है अर्थ में। और वाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है, मेटलिक एप्लायंसेज, मतलब जो मेटलिक बॉडी वाले जितने भी एप्लायंसेज है उनके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में ही
ये क्या है, ज़्यादातर करंट वगैरह लीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उन्हीं का करंट है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक शॉक से हमको बचाने के लिए ही इसकी ज़रूरत रहती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो चैप्टर 12 है वो कंप्लीट कर लिया है, हमारा एक ही चैप्टर बचा है चैप्टर 13, और उसके साथ ही आपसे जो वादा किया था हमने कि कंप्लीट सिलेबस है वो आपका करवाएंगे, और ये आपका एग्जाम से पहले पहले आपको कंप्लीट सिलेबस है वो करवा के दे दिया जाएगा। और इसके बाद के जो हमारे कुछ सेशन रहेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे जो सेशंस हैं वो बचे हुए हैं, इंटरेस्टिंग सेशन, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।